के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यों को समर्पित सफलतम 9 वर्ष के अवसर पर आज इस मीडिया संवाद कार्यक्रम में मैं यहां पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हरदीप पुरी जी, माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय धर्मपाल जी का एवं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, छायाकार बंधुओं का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और इस अभियान के सहप्रभारी आदरणीय संजय राय जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करें। इसी क्रम में मैं आग्रह करता हूं अपने पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित जी से कि माननीय हरदीप पुरी जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में माननीय मनीष दीक्षित जी से आग्रह है, मनीष दीक्षित जी माननीय हरदीप जी को पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करेंगे। श्रीमान समीर सिंह जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करेंगे। श्री मनीष शुक्ला जी माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, माननीय अवनीश त्यागी जी से आग्रह है कि माननीय ब्रजेश पाठक जी को पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करेंगे। आदरणीय हिमांशु दुबे जी हमारे प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी माननीय धर्मपाल जी को पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करेंगे। हिमांशु जी। मित्रों, आज के इस मीडिया संवाद कार्यक्रम में मैं आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से कि आएं और आज हमारे अतिथिगण एवं पत्रकार मित्रों का स्वागत संबोधन करने का कष्ट करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण से जुड़े विश्व के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस मीडिया के संवाद के कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी, हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, सभागार में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित पत्रकार बंधु, छायाकार भाइयों बहनों, आज हम सब लोग देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे हुए हैं। उन 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक महाजनसंपर्क अभियान आयोजित किया गया है और अलग अलग स्वरूपों में हम लोग घर घर संपर्क करके पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ लोग उन सारे विषयों पर जनता के बीच में हम लोग रखेंगे। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस महाजनसंपर्क अभियान से संबंधित मीडिया संवाद के कार्यक्रम में हमारे पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के और वरिष्ठ लोग उपस्थित हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सब पत्रकार भाइयों बहनों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हुए आपका स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की जो नीति है, हम लोगों ने जो संकल्प में अपने कमिटमेंट किए हैं, 9 वर्षों में जो जो काम हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किए हैं, उन सारे विषयों को लेकर हम आप सबके बीच में हैं। मैं अपने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि हम सभी लोगों का इस विषय पर मार्गदर्शन करें। आदरणीय केशव जी। भारत माता की जय। आज हम सब के लिए अत्यधिक गौरव का दिन है और सार्वजनिक जीवन में उस समय काम करने का अवसर हमको मिला है
जब विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के केंद्र में 9 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री और इसी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय हरदीप पुरी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, संगठन के महामंत्री के नाते प्रदेश का काम देखने वाले आदरणीय धर्मपाल जी, उपस्थित सभी मेरे पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले तो आज मीडिया संवाद की इस कार्यक्रम में केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हमारे भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री के रूप में आदरणीय हरदीप पुरी जी का मैं स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी का भी मैं स्वागत करता हूं। और अब हमारे उत्तर प्रदेश से ही संबंध रखने वाले हमारे तेज तर्रार जो प्रवक्ता के रूप में गौरव भाटिया जी भी यहाँ पर हैं और तमाम सारे हमारे वरिष्ठतम पत्रकार मित्र यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक, चाहे प्रिंट से, चाहे अलग अलग एजेंसियों से, हमारे छायाकार, सबका बहुत स्वागत करते हुए यह 9 वर्ष केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के जब पूर्ण करने पर आप सबसे संवाद हो रहा है, तो कल स्वतंत्र भारत के इतिहास का जो अमृत काल है, उस अमृत काल पर जो नया संसद भवन जिसका कल उद्घाटन हुआ है, हम सब लोग भी वहाँ पर इस गौरवशाली क्षण के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। लेकिन आज जो हमारे प्रदेश में आदरणीय हरदीप पुरी जी आए हैं, वह उन्हीं के मंत्रालय के देख रेख में बना है। इसकी भी मैं बहुत बधाई देता हूं। और 9 वर्ष पूरे होने पर आप सबके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी नौजवानों, किसानों, मजदूरों, गरीबों, वंचितों, सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। यह 9 वर्ष में जितना काम हुआ है शायद 90 साल में नहीं होता। आज के दिन में बहुत स्वागत करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय केशव जी भाई साहब। थोड़ा मुझसे भूल हो गई क्रम में बोलने की। मुझे पहले आदरणीय पाठक जी को आमंत्रित करना था, लेकिन मैंने जो देखा उसमें के कारण क्रम में गलती हुई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आदरणीय पाठक जी से आग्रह करूँगा कि 2 मिनट। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के द्वारा महाजनसंपर्क अभियान में मीडिया संवाद कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, दिल्ली से चलकर के आए उत्तर प्रदेश के ही प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, व्यवस्था देख रहे आदरणीय संजय राज जी, आदरणीय समीर सिंह जी, आदरणीय मनीष दीक्षित जी, आदरणीय मनीष शुक्ल जी, आदरणीय अवनीश त्यागी जी, आदरणीय हिमांशु दुबे जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों और दिल्ली से चलकर के आए हमारे मित्र आदरणीय गौरव भाटिया जी, सभी समाचार पत्रों के माननीय संपादक गण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों के हमारे सभी ब्यूरो चीफ, संपादक महोदय, एजेंसीज के हमारे सभी ब्यूरो चीफ और मुखिया, सभी पत्रकार मित्र, सभी हमारे कैमरामैन साथी और वीडियो कवरेज कर रहे हैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, भारतीय जनता पार्टी
केंद्र में लगातार 9 वर्षों के बाद आज आपके समक्ष मीडिया संवाद कार्यक्रम के जरिए आपके साथ आई है। हम सब जानते हैं कि इन 9 वर्षों में पूरे भारतवर्ष में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। गरीब को उसका हक मिला है, पीड़ित को न्याय मिला है, आम आदमी, गरीब आदमी, वंचित आदमी महसूस कर सका है कि उसकी अपनी सरकार है और अभिभावक के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो हर गरीब की चिंता करते हैं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मैं अपने सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके स्वागत के लिए आयोजित हुआ है, आपकी वजह से आयोजित हुआ है और आपकी वजह से ही हमारी सरकार की नीतियों को हम जन जन तक पहुंचाने में अपने आप को सक्षम कर पाते हैं। और इन 9 वर्षों के कार्यकाल में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 6 वर्षों के कार्यकाल में आपने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि समय समय पर विभिन्न समाचार माध्यमों से आप हमें जो जनता के प्रति कार्य करने के लिए रास्ता दिखाते हैं उसको हम और गंभीरता के साथ लेंगे और आपसे अनुरोध हम करते हैं कि इन 9 वर्षों में जो प्रगति हमने पूरे भारत के पैमाने पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में की है, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी विशेष कार्यक्रम लेकर के आपके बीच में आई है। आप सब उसे अपने समाचार चैनलों में, पत्रों में ठीक से स्थान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करता हूं माननीय हरदीप पुरी जी, हमारे भारत सरकार के मंत्री, पीपीटी के प्रेजेंटेशन एवं वीडियो प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हम सब लोगों को सारे विषय की जानकारी देंगे। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय हरदीप पुरी जी से कि पीपीटी प्रेजेंटेशन एवं वीडियो प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय हरदीप पुरी। परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय धर्मपाल सिंह जी, ये मेरा सौभाग्य है कि इस मौके पे मुझे आपके साथ यहाँ लखनऊ में इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। इसके कई कारण हैं। जब मैं 3 सितंबर 2017 में मंत्रिमंडल में मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शामिल किया तो पहला कार्यक्रम मेरा लखनऊ में ही था और वो था लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन। वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद आपने मुझे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजा और जिस जिस मंत्रालय में मैं रहा, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, सिविल एविएशन और अब पेट्रोलियम, तो जो मैंने उत्तर प्रदेश में काम देखा है और 9 वर्ष बहुत जल्दी बीत गए, पर जो आंकड़े हैं तो मैं समझता हूं कि ये आंकड़ों के साथ के बारे में पीपीटी में भी आपके साथ कुछ मैं असेसमेंट शेयर करूंगा। पर एज ए स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, भारत एक 7,000 वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति है। 7,000 वर्ष। उसके बीच में 190 साल हमारे पर बाहर की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बड़े मशहूर हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा था सन 1750 के आसपास भारत की जो
कंट्रीब्यूशन है दुनिया की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में, कोई वो 25 या 27% थी। तभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1750 से लेके 1947 तक क्या हुआ उसके बारे तो हमें सबको जानकारी है। जब 1947 में हम एक आज़ाद देश बने तो तब से लेके आज तक जो हमारा जीवन है एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, वो हमारी ओवरऑल सिविलाइजेशनल लाइफ में 1% है, सिर्फ 1%। एक और बहुत मशहूर लेखक हैं, उनका नाम है गुनार मिर्डाल। मुझे याद है उन्होंने एक पुस्तक थी एशियन ड्रामा, अब मेरे शायद छोटी सी नाम पे गलती हो, उन्होंने लिखा है द ब्रिटिश एलीट लेफ्ट इंडिया लीविंग बिहाइंड एन आइडेंटिकल इंडियन एलीट। इसका मतलब ये हुआ अंग्रेज़ों की हुकूमत तो ख़त्म हो गई, पर जिनको वो पॉलिटिकल पावर सौंप गए वो उन जैसे ही थे। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा कि उनका संकल्प है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश हो, और सिर्फ विकसित देश ही ना हो, ये जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है, जो हमें किसी और की चश्मे या दृष्टिकोण से चीज़ें देखने का, हमारी पूरी भारतीयता जो है, तो जैसे मैंने कहा कि ये 9 साल किसी भी सरकार के लिए एक अपना महत्वपूर्ण रखते हैं, पर जो मेरी सबमिशन आपसे ये है कि 9 सालों में जो काम हुआ है वो कभी भी पिछले आप 1947 से लेकर इतने कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से, इतने आंकड़े एक तरफ हैं, पर बाकी मैं आपको पीपीटी हम शुरू करें। मैं पीपीटी थोड़ी लंबी है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है कि उसकी हार्ड कॉपी आप सबको दे दी जाए। तो मैं पीपीटी में से कुछ स्लाइड्स लेके आपको उसके बारे करता हूं। आप स्लाइड आगे करिए, एक मिनट। हाँ, ये नहीं, ये वैक्सीन पे आ जाइए। देखिए 2019 में आप एक पहला जो हमें 2019 के आखिर में और 2020 के शुरुआत में महामारी का सामना करना पड़ा हमें। उस समय हमारे हेल्थ सेक्टर की क्या स्थिति थी, मैं आपके साथ ये जानकारी आपको देना चाहता हूं कि 2004 और 2014 में जो कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, जो हमारी पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी वो उन्होंने बंद कर दी। जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा, उस समय हमारी स्थिति ये थी कि हमारे पास ना तो हेल्थ सेक्टर के लिए पीपीईज थे, वैक्सीन को तो छोड़ ही दीजिए। सो एक नई शुरुआत की, और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ सेक्टर की जो रेस्टोरेशन हुई है, ये एक अपने आप में एक बड़ी मेजर सक्सेस स्टोरी है। ये स्लाइड बता रही है कि 220 करोड़ वैक्सीन बनाई गई और मुफ्त बांटी गई। मेरी अपनी जानकारी है कि ये थोड़ा फिगर भी डेटेड है, और 224 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोजेज मैन्युफैक्चर हुई और देश भर में बांटी गई। और दुनिया में 190 से अधिक देश हैं, उनमें से मैं समझता हूँ कि 130 के करीब में हमारी वैक्सीन एक्सपोर्ट की गई है। कहाँ हम थे 2014 में और कहाँ हम पहुँचे हैं आज की दिन, ये एक सफ़र जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये आंकड़े जो है बताते हैं कि 9 साल में क्या काम हुआ। पर ये तो पिछले 2-3 साल की बात है। आगे चढ़िए। जो हमारी योजनाएं हैं, पहले वो प्रधानमंत्री आवास योजना पे आ जाइए, या उसके पहले वाली, उसके पहले वाली। चलिए, मेरे वो स्लाइड की जरूरत भी नहीं है, मैं पता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले 15 अगस्त 2014
जब आप देश को संबोधित कर रहे थे लाल किले से, उन्होंने ये कहा कि ये उनका ये कि बापूजी की जो 150वीं जयंती होगी, जो मनाएंगे हम 2 अक्टूबर 2019, उस समय द बेस्ट ट्रिब्यूट दैट वी कैन पे टू द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी कि हम भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री या शॉर्ट से मुक्त करवा लें। और इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कितनी आप टॉयलेट्स बनाएंगे, वो तो आंकड़े आपके सामने है, अभी एक स्लाइड में है, कोई 11 करोड़ या कितने टॉयलेट बनाए, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। पर एक जो मुझे लगता है, और क्योंकि मुझे प्रिविलेज रहा है एक मंत्रालय में जिसमें वो अर्बन सेक्टर में जो काम किया है, फिजिकल कंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स या पब्लिक या कम्युनिटी टॉयलेट्स एक चीज होती है, पर एक सरकार की योजना अगर वो जन आंदोलन बन जाए, तो आप देखते हो, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, आप उत्तर प्रदेश के भी आंकड़े देखिए, आपके जो ग्रामीण इलाके हैं कैसे एकदम स्वच्छता में आ गए हैं। पर मैं इसको आगे ले जाऊंगा। हमने सिर्फ एक स्टेट था, एक राज्य था देश में, जो 2019 के 2 अक्टूबर तक जो अपने वो टारगेट नहीं मीट कर पाए। अब मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, पर सबको पता है कौन सा राज्य था वो। पर अब उनकी गाड़ी चलनी शुरू होगी। अब पूरा देश ओपन डेफिकेशन फ्री है। और मेरी आपसे ये सबमिशन है कि ये नहीं है कि एक बार ही आपने सर्टिफिकेट ले लिया, ये कोई सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं है। हम हर 6 महीने 8 महीने इंडिपेंडेंट एजेंसीज देखती हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, वो सही माने में इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, और जहां पे ये है तो हम उनको नोटिस पे भी रख देते हैं। स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन, अमृत एक और मिशन है जिसमें जो हमारे शहर हैं, जिनकी जनसंख्या है 1 लाख से अधिक, 500 शहर, वहां पे वाटर टैप कनेक्शंस एक्सेट्रा। और जब ये दोनों योजनाएं मैच्योर हुई तो केंद्रीय सरकार ने SBM 2.0 और अमृत 2.0 दोनों स्कीम्स नई लाई। और आपको जानकर के थोड़ी हैरानगी होगी पर खुशी भी होगी, जो बजट इन दोनों स्कीम्स का है 4,71,000 करोड़। क्योंकि जो थोड़ी कमी रह गई थी हमारी अमृत में, क्यों अमृत स्कीम तो कोई 65% हमारे शहरी इलाकों को कवर करती थी, अब उसको लाके पूरे देश में, और उसमें और आगे हमारे जो शहर थे जो ओपन डेफिकेशन फ्री हुए, उनको ODF प्लस, ODF प्लस प्लस एक्सेट्रा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, तो हम जब स्वच्छ भारत योजना की बात कर रहे थे, मैंने उनके साथ शेयर किया कि मैंने कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उनकी एक स्टडी मंगवाई कि 2014 और 2019 के बीच में जो स्वच्छ भारत मिशन है उससे हमें क्या लाभ मिला। तो WHO की स्टडी कहती है कि 3 लाख से अधिक डेथ्स जो हैं वो हमने अवॉइड किए, क्योंकि हमारी स्वच्छ भारत मिशन की स्वच्छता की मतलब जो स्वास्थ्य पे असर है, ये आंकड़ा मैं समझता हूं अपने आप में बहुत जरूरी है। अभी मैं बात कर रहा था प्रधानमंत्री आवास योजना और जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बारे। पूरे देश में 3 करोड़ से अधिक आवास सैंक्शन हुए हैं, बोथ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और इसमें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह कहना था कि उनका एक सपना है कि हर एक भारतीय नागरिक के सर पर एक छत, पक्का मकान, जिसमें सारी जो मॉडर्न सुविधाएं, शौचालय, गैस कनेक्शन, ये सब होने चाहिए।
तो आप हमारे आंकड़े देखें तो 3 करोड़ से अधिक, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन इलाके का है, अर्बन क्षेत्र का है, उसमें उत्तर प्रदेश में ही 17,42,505 आवास सैंक्शन हुए हैं। और जब मैं तो इस योजना के साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने देखा था जब ये प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई जून 2015 में, उस समय अगले 17 महीने दूसरी सरकार थी, अखिलेश जी थे। उन 17 महीने में केवल 17,000 आवास का ये डिमांड आई हमारे पास। हमारे अधिकारी लोग वही थे, दोनों उत्तर प्रदेश के थे। दुर्गा शंकर जी थे उस समय सचिव, और जो जॉइंट सेक्रेटरी, जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अमृत अभिराज जी, वो भी वो थे। पर वो 17,000 लेके उस समय से आपके अगले 17 महीने में ये 17,000 17 लाख बन गए। ग्रामीण इलाके में भी आपके यहाँ कोई 28,91,736 ये सब आंकड़े जो हैं बहुत ही, मैं समझता हूं, महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन में करीबन 12 करोड़ टोटल कनेक्शन दिए गए हैं, और उत्तर प्रदेश में 1,18,30,290। मैं इन आंकड़ों को एक तरफ रखता हूं। मैं अर्बन सेक्टर में और ग्रामीण सेक्टर में जो हमारी उज्ज्वला योजना है उस पर 5 मिनट, दो मिनट लूंगा। 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो देश भर में कोई 14 करोड़ के करीब गैस कनेक्शन थे। वो 14 करोड़ 2014 से लेके आज के दिन कोई 31 करोड़ 50 लाख के करीब हैं, मोर देन डबल हुए हैं। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। उज्ज्वला योजना में आप देखिए, गरीब परिवारों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको एक मुफ्त गैस का चूल्हा और सिलेंडर। और तब से लेके जब योजना की शुरुआत हुई तो एक टाइमलाइन थी, ये टाइमलाइन से 9 महीने पहले ही योजना कंप्लीट हो गई। फिर हम बढ़ाते गए उसको, अभी रिसेंटली हमने बढ़ाया, और मुझे ये कहा गया इसके उज्ज्वला योजना भी शायद उत्तर प्रदेश में ही इसकी शुरुआत हुई थी, बलिया से। अभी जब हमने कनेक्शन बढ़ाए वो भी उत्तर प्रदेश में। और उज्ज्वला योजना अभी 9.6 करोड़ है टोटल। कुछ सजेशन भी है इसको 10 करोड़ तक ले जाया जाए, पर इसके जब अप्रूवल होंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश में 1.75 करोड़। देखिए, ऊर्जा सेक्टर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स, अब हम एथेनॉल बना रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला था 2014 में, उसके पहले 10 साल की सरकार में, उस समय मैं एक किसी देश में राजदूत था, तो हमने बड़ी कोशिश की थी कि हम बायोफ्यूल जो हैं एथेनॉल, उसकी ब्लेंडिंग पेट्रोल में कम से कम 5% ले आएं, कोई 10 राज्यों में और कुछ यूनियन टेरिटरीज में। बड़ी मेहनत की पर बात बनी नहीं। 2014 में हमारी बायोफ्यूल ब्लेंडिंग देश भर में 1.4% थी। मोदी जी ने ये टारगेट रखा कि नवंबर 2022 तक हम 10% ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लें। और मुझे बहुत खुशी है आपको बताते, नवंबर 2022 का जो 10% का टारगेट था वो हमने 5 महीने पहले ही कंप्लीट कर लिया। और इस 10% ब्लेंडिंग के कारण हमें 41,000 करोड़ की इंपोर्ट पे बचत हुई, और इससे हमने 42,000 करोड़ अपने
किसान भाइयों को दिया। पर हम यहां नहीं रुके। हमारा टारगेट था 20% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करना 2030 तक। हमने 2030 का जो टारगेट है आगे ले जाके 2025 तक रखा। और मुझे खुशी है आपको ये बताते कि हम 20% ब्लेंडेड फ्यूल 100 अपने रिटेल आउटलेट्स में या पेट्रोल पंप में आज के दिन ये मौजूद है, अवेलेबिलिटी है। अभी कुछ महीने पहले पानीपत में एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी है, वहां पे हमने पराली से एग्रीकल्चरल वेस्ट, आपको तो शायद इससे इतनी समस्या नहीं है जितनी दिल्ली में मेरे जैसे लोगों को है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में ये जो उसका पराली को जला के और उसके में क्या होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो पराली से एथेनॉल बनाई जा रही है। और हमने हमारे जो प्लांट्स हैं 2G सेकेंड जनरेशन, 3G बैम्बू से बना के, तो ये जो बायोफ्यूल्स पे मोदी जी के 9 साल में काम हुआ है, मैं समझता हूं इसके दुनिया भर में आज इंडिया एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। आने वाले महीनों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 5000 देश भर में सतत या कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगने चाहिए, उस पर बहुत जोरों से काम हो रहा है। और ये जो 9 साल में हमने किया इसको हम आगे बढ़ा के बाकी स्टेट्स में, खास करके जो बहुत सफल जहाँ पे विकास का काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ, वहाँ पे भी और हम कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाएंगे। अब मैं हेल्थ सेक्टर पे आना चाहता हूँ। आपको जानकारी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आयुष्मान भारत योजना बनाई, जिसके तहत हर परिवार, खास करके जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनको 1 वर्ष में 5 लाख रुपए की सुविधा मेडिकल डायग्नोसिस करवाने के लिए, दवाइयों के लिए, इलाज करवाने के लिए, पोस्ट ऑपरेशन केयर के लिए 5 लाख रुपए तक की फैसिलिटी है। और भाइयों बहनों, देखिए देश भर में आयुष्मान भारत योजना का लाभ 37 करोड़ लोगों को मिला। और मुझे बहुत खुशी है जिसमें 1,41,90,000 उत्तर प्रदेश में इसके लाभार्थी हैं। आगे मैं कुछ और मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास जो समय दिया गया, आपको ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसकी हार्ड कॉपी तो मिल ही जाएगी। बाकी जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 करोड़ देश में लाभार्थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में 2.6 करोड़, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.37 करोड़, आपके यहाँ 15 लाख। सारी जो योजनाएं हैं बहुत तेजी से देश भर में और उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट हो रही हैं। महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी को लगा जब अर्थव्यवस्था एकदम बंद हो गई, अब काम वाम बंद हो गया, हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स कई महीने बिल्कुल बंद रही, कृषि क्षेत्र में भी काम बहुत स्लो हो गया, पर उसमें उस समय लगा कि कुछ हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग थे जो ज्यादा वल्नरेबल थे। और हमारे ये जो रेहड़ी पटरी पे अपना व्यापार करते हैं, जिसको हम स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं, ये खास करके क्योंकि इनकी वल्नरेबिलिटी बहुत हाई थी, ये जाके रोज पैसे को बोरो करते हैं बड़े हाई रेट्स पे और अपने दिन की कमाई के बाद उस पैसे को लौटाते। तो हमने एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना शुरू की जिसको कहा PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। और कुछ ही समय में
हमारे जो भाई बहन जो अपना व्यापार डेली बेसिस पे करते हैं रेडी पटरी पे, इसमें करीब 35 लाख हमारे भाइयों बहनों को लोन मिला। और यूपी में भी ये जो योजना है बड़ी सफल रही, और यूपी के जो मेरे पास आंकड़े हैं इसमें कोई 12,09,441 लाभार्थी इसके उत्तर प्रदेश में भी हैं। मैं थोड़ा जाना चाहूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। भारत जैसे देश जिसमें हमारी जनसंख्या बड़ी है, हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत बड़ी है, No, 2014 में हम ग्लोबली 10वें स्थान पे थे अर्थव्यवस्था में। पिछले 9 सालों में मोदी जी ने 10वें स्थान से लेके हमें 5वें स्थान पर पहुंचा दिया। पर इसके पीछे कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो मैं समझता हूं समझने की जरूरत है। इस समय हमारी जीडीपी जो है 3.48 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। पर आप हमारे से जो थोड़े आगे हैं देश, उनको आप देखिए, उसमें से जर्मनी है और जापान है। एक की 4.1 ट्रिलियन है और दूसरे की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन है। अगर हमारी प्रोजेक्शन रेट ऑफ ग्रोथ जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और हम जो दावा करें वो नहीं, अगर उनके भी फिगर लें तो हम बहुत ही जल्द, मैं समझता हूं 1-2 साल के अंदर, हम दुनिया में तीसरे स्थान पे भारत की अर्थव्यवस्था होगी। देखिए 3.48 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन जो हमारा टारगेट था 2025 तक, वो तो कोई मुश्किल लग नहीं रहा। अब लोग कह रहे हैं कि 2028 तक हम कोई 6-7 ट्रिलियन पे हो जाएंगे, और 2028 से लेके 2040 तक, अमृतकाल से पहले, हमारी अर्थव्यवस्था जो होगी 28 ट्रिलियन डॉलर की होगी। इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 20-22 ट्रिलियन होगी, चीन की इकोनॉमी होगी कोई 15 ट्रिलियन। जब हम 10वें स्थान से 5वें स्थान पे गई तो हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो दुगनी हो गई। अगर ये प्रोजेक्शंस ब्रॉडली भी ठीक हैं तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो जो डबल हुआ ये 6 गुना और 8 गुना होगा। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आए तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर आपको ये कहूँगा कि पिछले साल से इस साल हमारे बजट में 30% कैपिटल एक्सपेंडिचर की इंक्रीज हुई है। कैसे? पहले 7.5 लाख करोड़ था, अब 10 लाख करोड़ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ लगता है? मैं आपको एयर कनेक्टिविटी की बात बता दूं। बहुत मुझे खुशी हुई, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की एक स्टेटमेंट करी, आपके हर एक कमिश्नरेट पे हवाई अड्डा होगा। देखिए अभी हवाई अड्डे 1947 से लेके 2014 तक 74 थे, अब 74 नए बन गए, और जो बनने जा रहे हैं, देखिए मुझे थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूं। जब मैंने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की, ये बात है 1974 की, पहली पोस्टिंग में हम लोग गए, मेरी वाइफ और मैं, जापान। उस समय उसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फुटफॉल थी, मैंने आंकड़े देखे, 1 मिलियन पैसेंजर। आज दिल्ली का हवाई अड्डा जो है वो अपने आप में, जो पहले अभी का एयरपोर्ट है, अपने आप में कोई 75-80 मिलियन उसकी पैसेंजर फुटफॉल है, और चौथा रनवे जो बनने जा रहा है उसके साथ वो 100 मिलियन हो जाएगा। पर आप जो जेवर में एयरपोर्ट बना रहे हैं उसके
पहले फेज के साथ ही बनने के बाद दिल्ली और जेवर एयरपोर्ट्स की कंबाइंड फुटफॉल 140 मिलियन होगी, जो आज सबसे बड़े एयरपोर्ट हैं जैसे लंदन, हीथ्रो, गैटविक और स्टैनस्टेड को मिला के उससे भी ज्यादा होगी। जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा था तो हंसी मजाक में मैं अपने अधिकारियों से बात करता था। मैंने कहा आपकी क्या प्रोजेक्शन है? तो बोले कि प्रोजेक्शन हमारी है कि अभी इस समय हमारे पास 700 जहाज है, जैसे एग्जांपल, इसको 1200 तक ले जाएंगे। मैंने कहा मुझे तो आपकी सारी प्रोजेक्शन ही बहुत ही कंजर्वेटिव लगती हैं। मेरे हिसाब से तो कम से कम ये 2000 तक जानी चाहिए। आपको 2000 का हवाई जहाज यूज होंगे। अब छोड़िए पुरानी बात, अभी जब एयर इंडिया ने 500-600 नए जहाज का ऑर्डर दिया और 400 पे ऑप्शन रखा, और इंडिगो एक और एयरलाइन, उन्होंने भी 400-500 किए, तो मेरी 2000 का, मैं तो ये तो हमारी जो सिविल एविएशन कनेक्टिविटी वो कहां से कहां जा पहुंच रही है। देखिए मेट्रो पे मैं, क्योंकि मैंने शुरुआत लखनऊ के मेट्रो से की थी, 2014 तक मुझे लगा कि अगर आप मेट्रो की वो ले आए, स्लाइड एक थी, हाँ, 2014 तक ने यूपी की नहीं, नेशनल है, शायद हमारे पास 240 किलोमीटर के करीब टोटल मेट्रो नेटवर्क था। और मेट्रो रेल की शुरुआत मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय हुआ। 2040 किलोमीटर से चल के आज देश भर में मेट्रो कनेक्टिविटी है कोई 870-80 या 90 किलोमीटर, 890 किलोमीटर, मुझे पूरा आंकड़ा याद नहीं है, वो स्लाइड क्योंकि मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। पर हमारे यहाँ 1040 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि ये इसके नई लाइंस के उद्घाटन आने आने समय में जल्दी जल्दी हो रहे हैं। जब ये 1040 किलोमीटर एग्जिस्टिंग लाइंस को आप जोड़ लें तो भारत का जो अर्बन ट्रांसपोर्ट या मेट्रो सिस्टम है ये दुनिया भर में तीसरे स्थान पे होगा। आज ऑलरेडी 5वें स्थान पे है। पहले स्थान पे चीन है क्योंकि उनका जो मेट्रो नेटवर्क है बहुत बड़ा है, 8000 किलोमीटर। पर दूसरे स्थान पे है यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पे कोई नया मेट्रो काम नहीं होगा। बीच में जापान और कोरिया है, हम उनसे आगे ऑलरेडी निकल रहे हैं। और हमारा अर्बन मेट्रो सिस्टम देखिए 240 किलोमीटर बना था टोटल, वो भी वाजपेयी जी के कारण 2014 तक। मोदी जी ने उसको खींच के हमारा 2024 में ही हम शायद तीसरे स्थान पे पहुंच जाए। तो आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एयरपोर्ट्स, रोड नेटवर्क्स पे यहाँ पे बिल्कुल बहुत काम हुआ है, नेशनल हाईवेज एटसेट्रा। मैं अब उनके आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय की लिमिटेशन है थोड़ी सी। आप बाकी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं, ओवरऑल जो हमारी नीतियां हैं वो सब इनकरेज करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। आप रेलवेज पे आप जैसे ही हम बात कर रहे हैं, मुझे याद आया कि शायद 22वीं, अभी 12 बजे शायद माननीय प्रधानमंत्री जी 22nd वंदे भारत एक्सप्रेस का नॉर्थ ईस्ट में फ्लैग ऑफ होगा। हमारी जो रेल ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे हवाई अड्डे तो मैं समझता हूं कि अब वर्ल्ड क्लास हैं, और जो नहीं है उस पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम भी हो रहा है। देखिए पहले जो एयरपोर्ट थे दिल्ली का और मुंबई का, उसकी प्राइवेटाइजेशन में उस समय हमें 28,000 करोड़ मिला, जिसके कारण सारे बाकी एयरपोर्ट हो गए। और अभी हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं
आप देखिए जिस जोरों से अभी जो शुरू हो रहा है दिल्ली के रेलवे स्टेशन, बाकी जगह में रेलवे स्टेशन, सो कनेक्टिविटी, सरफेस कनेक्टिविटी, रोड्स, रेल कनेक्टिविटी, शहरों के अंदर मेट्रो कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी, ये सारी, बाकी हमारे जो हैं, आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आप देखिए, और अभी यह मनाली से लाहौल स्पीति का जो डिस्टेंस है, पिछली स्लाइड ले आइए जरा, इसमें 4 से 5 घंटे कम हो जाएंगे। बाकी जो रोड्स बनाई जा रही हैं हमारी दिल्ली से कटरा हाईवे एटसेट्रा, हमारी जो पीएम गति शक्ति योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान, मैं समझता हूं पहली बार हमारे इतिहास में, हमारे जो 1947 के बाद में इतिहास में, सारी ये जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं इनको एक तरीके से, नहीं तो पहले क्या होता था, एक हम योजना करते थे, फिर दूसरी बनती थी, फिर खुदाई शुरू हो जाती थी एटसेट्रा। और ये अभी हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचे हैं कि अगले आने वाला समय, क्योंकि एक तो ये जो 9 साल के आंकड़े हैं वो तो अपने आप में एक कहानी बताते हैं, पर जो फाउंडेशन ले की गई, अब फॉर इंस्टेंस मैं ट्रेड पे आना चाहता हूं जरा, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे 1 मिनट दीजिए मेरे को। हमारी 2014 और 15 में हमारी एक्सपोर्ट्स थी 3.27 लाख करोड़ 2014 में, 15 जो फाइनेंशियल ईयर होता है। ये एक्सपोर्ट्स 2022 और 23 में, जो मतलब फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च 2023 को एंड किया है, ये 3.27 लाख करोड़ से चढ़ के 36.91 करोड़। इंपोर्ट्स हमारी 2014-15 में 4.48 लाख करोड़ थी, ये 16.58 लाख करोड़ हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट शायद पूरी कहानी बताते नहीं है, ऐसी चीजें जो आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी का उद्घाटन किया है, उसमें सारा जो मटेरियल यूज हुआ है हमारे राज्यों से, और मैं समझता हूं कि आप किसी भी एरिया में चले जाइए ट्रेड में, आईफोन सारे हम इंपोर्ट करते थे, अब आप मेजर प्रोड्यूसर भी हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लीजिए, आप सिर्फ गाड़ियां बना नहीं रहे हैं, आप गाड़ियों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए फ्यूल एफिशिएंट कार्स की तरफ देख रहे हैं। और मैं अभी कंक्लूड करना चाहूंगा, मेरा जो एनर्जी सेक्टर है, मैं समझता हूं उसको अगर हम 2-3 मिनट दें। पिछले 2 सालों में मैं स्पेसिफिकली आपका ध्यान लाना चाहता हूं फरवरी 2022 में, जब रूस और यूक्रेन के बीच मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, उस समय कच्चे तेल का जो दाम है उसमें क्या फ्लक्चुएशंस हुई, क्योंकि इकोनॉमिक लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही थी, तेल का दाम गिर के $19.56 तक पहुंच गया, और जब उठना शुरू हुआ वो $120 के ऊपर दे गया। कई ऐसे देश हैं इंक्लूडिंग भारत के आसपास, मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जहां पे उनको शाम को 8 बजे अपनी बिजली बंद करनी पड़ती है क्योंकि दे डोंट हैव एनर्जी। एक और देश है हमारे दक्षिण में, उनके यहाँ स्थिति ऐसी है कि वो
राइट्स हो गए, ना पेट्रोल ना डीजल। हमने इनफैक्ट उनको जाके कोई 3 बिलियन या 4 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइंस दी और उनको सप्लाई किया। बड़े गर्व के साथ मैं आपके सामने ये स्टेटस रिपोर्ट दे रहा हूं। इस सारे पीरियड में भारत में किसी कोने में भी एक दिन भी एनर्जी की कमी नहीं आने दी। जब नॉर्थ ईस्ट में बहुत भारी वर्षा हो रही थी तो हमारे ऑयल कंपनी के लोगों ने अपने कंधों पे गैस के सिलेंडर लोगों तक पहुंचाए। पिछले अप्रैल से हमारे पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं है, पेट्रोल डीजल के। दुनिया में पता नहीं कितने 100% बढ़ गए। ये हमने कैसे मैनेज किया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 ओकेजन्स पे, नवंबर 2021 और मई 2022, अपनी जो हमारी सेंटर की एक्साइज ड्यूटी होती है वो कम की, और इस समय हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम दुनिया भर में सबसे कम में से हैं। और हमारे जो जहाँ पे हमारी बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने भी अपना वैट कम किया। इसके कारण ये होता है कि अगर एक तरफ यहाँ बीजेपी की स्टेट हो और दूसरी नॉन बीजेपी की स्टेट हो, पेट्रोल और डीजल में 10-10 रुपए का अंतर भी उनमें, और हल्ला सबसे ज़्यादा वही लोग मचाते हैं जो उन्होंने अपने यहाँ कम नहीं किया। दुनिया में डेली बेसिस पे 100 मिलियन बैरल्स कच्चा तेल यूज होता है, जिसमें 5 मिलियन बैरल्स भारत में यूज होता है। और आने वाले समय में, क्योंकि ग्लोबल एवरेज ग्रोथ की 1% है, हमारे यहाँ 3% है, समय ये आएगा हमारे यहाँ 6, 7 और 8 मिलियन बैरल्स रोज यूज करेंगे। हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन एनर्जी की ट्रांजिशन की है, मैं आपको ग्रीन हाइड्रोजन की बात बता दूं। आने वाले समय में पहले हमारा जो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन है, हमारी गैस पिछले साल 18% प्रोडक्शन बढ़ी, इस साल भी 18% बढ़ी, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ी है और हमारी डिमांड और हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। ये आप मान के चलिए कि अगर एनर्जी यूटिलाइजेशन लो होगी, उसका मतलब है कि आपकी रेट ऑफ ग्रोथ भी लो है। जहां पे ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा ग्रोथ होगी, वहां पे एनर्जी भी लगेगी। हमारे यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की थी कि ये मिशन मोड में लेंगे, हमने कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लिया, और ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले समय में, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश में, एक ऐसी जगह है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, अभी मुझे लगता है बहुत जल्दी बहुत एक बड़ा स्टोरेज फैसिलिटी वहां होगी। और मैं अभी कंक्लूड करना चाहूँगा पर्सनल नोट पे, जब ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बने तो ये कहा जाता था कि ये यहाँ पे जो विकास है सबसे कम हुआ है। मेरा सौभाग्य एक सोनभद्र के साथ मुझे आपने वो उसको जोड़ा, वो 112वें स्थान पे जब सबसे था। अभी कभी आंकड़े आते हैं 3 नंबर पे, कभी 1 नंबर पे, 2 नंबर। ये है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मोदी जी के पिछले 9 साल की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले जो समय होगा, सिर्फ इसी टर्म का नहीं, 2024 के आगे भी ये सब कल जो उद्घाटन हुआ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी का, मैं समझता हूं वो तो एक उस पर काम चल रहा था, पर आने वाले जनवरी में जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा, मैं समझता हूं हमारे लिए ये और भी गर्व की और खुशी की बात है कि ये एक जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, जिसमें हमारी कई चीजें आती हैं, हमारा विकास एक तरफ, हमारा माइंडसेट, और हम वो जो जिससे मैंने शुरू किया था 7000 वर्ष पुरानी हम सिविलाइजेशन है, अपनी सिविलाइजेशनल हेरिटेज को हम जो रिक्लेम कर रहे हैं। अब जैसे जब हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में पहला
सेगमेंट था राजपथ को जब कर्तव्य पथ, वहाँ पे पहले जॉर्ज द फिफ्थ की वो मूर्ति लगी थी, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी की आई है। ये हमारी जो सिविलाइजेशनल हेरिटेज को हम रिक्लेम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि राम मंदिर अयोध्या के उसमें वो एक बहुत बड़ा कदम हमारे सबके लिए, हमारे बहुत गर्व की बात है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने स्ट्रिक्टली पीपीटी नहीं फॉलो किया, इसलिए क्योंकि मैं हर एक स्लाइड पे लग जाता तो ये बड़ी लंबी प्रेजेंटेशन है, उसके बीच में ही मेरा समय खत्म हो जाना था। और मुझे जो समय, ये पुरानी आदत है, अगर मुझे आप समय देंगे मैं 2 मिनट पहले ही खत्म करूँगा, 20 मिनट बाद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया और मुझे पर्सनली यहाँ पे लखनऊ में आके इस कार्यक्रम में शामिल होने का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने विस्तार से की चर्चा की है और हमारी सरकारों के, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकारों ने काम किए हैं उन उपलब्धियों की चर्चा माननीय मंत्री जी ने की है। अब मैं अपने संबोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि हम सब लोगों को संबोधित करें और विस्तार से चर्चा करें। भारत सरकार के शहरी विकास, आवासन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माननीय मंत्री सम्मानीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री श्री धर्मपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया जी, प्रदेश के अंदर एक चौथे स्तंभ के रूप में प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया के माध्यम से 25 करोड़ जनता को देश और दुनिया की समाचारों से अवगत कराने वाले हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित संपादक और विभिन्न मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हमारे प्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका इस संवाद कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। खासतौर पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, जिन्होंने अभी अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर क्या परिवर्तन हुए हैं, इसको यहाँ पर आप सबके सामने न केवल प्रस्तुत किया है, बल्कि आप सबके सामने उसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध भी करा दी गई होगी। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप उसको एक बार अवलोकन करेंगे तो पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर बदली हुई परिस्थितियां हम न केवल महसूस कर रहे हैं, बल्कि उसके बारे में अलग अलग सेक्टर जो अभी भी
हो सकता है कि किन्हीं कारणों से हम लोगों के संज्ञान में ना आया हो, या किन्हीं कारणों से आप लोगों ने या किसी ने उसको टच करने में थोड़ा कहीं भी अगर वो हुआ हो, तो उसको फिर अलग से आप नए सिरे से उसको आम जन तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। मित्रों, बहुत बार मैं इस बात को मानता हूं कि पिछले 9 वर्ष का जो एक कालखंड है, यह एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। नए भारत का दर्शन अगर आप देखेंगे 4 महत्वपूर्ण स्तंभों पर एक खड़ा है। एक, वैश्विक स्तर पर भारत का बढ़ा मान। आज वैश्विक स्तर पर आप देख सकते हैं भारत को किस प्रकार का सम्मान मिल रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की 3 देशों की यात्रा का यह दृश्य आप सबके सामने होगा। पापुआ न्यू गिनी में माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहां गए, तो वहां के प्रधानमंत्री द्वारा, वहां के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैर छू करके उनका अभिनंदन किया। प्रोटोकॉल तोड़ करके देर सायंकाल स्वयं अगवानी के लिए आए। यह पहली बार हुआ है जब किसी संप्रभु राष्ट्र द्वारा, वहां के किसी राष्ट्र प्रमुख द्वारा दूसरे अपने समकक्ष राष्ट्र प्रमुख का अभिनंदन इस रूप में किया जा रहा हो। पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया, और इस दौरान आपने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को भी सुना होगा, जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति व्यक्त किए। और अमेरिका के राष्ट्रपति जी के द्वारा जो शब्द व्यक्त किए गए कि मोदी जी, हमारी इच्छा होती है आपका ऑटोग्राफ लेने का, यानी यह वैश्विक स्तर पर न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का, बल्कि भारत की 140 करोड़ आबादी का सम्मान बढ़ा है। हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करता है। और किस रूप में, यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2014 के पहले जब भी कोई भारतवासी दुनिया के अंदर किसी भी अन्य देश की यात्रा में जाता था, तो उसे तमाम प्रकार के प्रश्नों से, तमाम प्रकार की आशंकाओं से गुजरना होता था। आज वह उससे उभर चुका है। दुनिया में एक कौतूहल है, दुनिया के अंदर भारत के प्रति एक आकर्षण बढ़ा है, दुनिया के अंदर भारत के बारे में लोगों के मन में एक नई जिज्ञासा प्रारंभ हुई है। और यह जो कौतूहल है, जो आश्चर्य है, जो जिज्ञासा है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वैश्विक मंच पर भारत की विरासत को सम्मान मिला है। योग 21 जून की तिथि पूरी दुनिया के अंदर 190 के आसपास देश आज इसके साथ जुड़ करके भारत की विरासत को सम्मान देते हैं और स्वयं भी उससे लाभान्वित होते हुए दिखाई देते हैं। तो वैश्विक मंच पर बढ़ा मान, यह हम सब ने महसूस किया। दूसरा पक्ष है भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ हुई है। आज कोई भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देखने का दुस्साहस नहीं कर सकता।
जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, भारत का हमेशा प्रयास रहा है सबको साथ लेकर के चलने की। और सरदेव अटल जी ने तो एक बार ये बात कही ही थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। और भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के प्रति एक सकारात्मक भाव रखता रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी प्रवृत्ति से, आदतों से, जो उनकी प्रवृत्ति है उससे मुक्त नहीं हो पाते। पहली बार हो रहा है जब जैसे को तैसे का जवाब भारत दे रहा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, पहले की तुलना में सुदृढ़ हुई है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। जम्मू कश्मीर हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो, या देश के अंदर नक्सल और माओवादी हिंसा से प्रभावित राज्य और क्षेत्र, यानी उग्रवाद, अलगाववाद और आतंकवाद को पूरी तरह नियंत्रित करने में लगभग सफलता प्राप्त की जा चुकी है। सुरक्षा के साथ साथ देश के नागरिकों के मन में एक विश्वास, एक नई आस, एक नया विश्वास पैदा किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और वह आस और विश्वास का परिणाम आज भारत के अंदर 40 करोड़ जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का होना चाहिए। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास हो। कोई सोचता था एक गरीब के लिए एयर कनेक्टिविटी आसान होगी? आज उड़ान योजना के बारे में जब माननीय श्री पुरी जी यहां पर अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहे थे, तो आपके सामने कितना, यानी आजादी के बाद 70 वर्षों में देश के अंदर बन पाए थे केवल 74 एयरपोर्ट, और मात्र 9 वर्ष के अंदर ही 74 नए एयरपोर्ट भारत ने नए दे दिए। यानी यह एक नया हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, वाटरवे, रेलवे, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में जो कुछ परिवर्तन आप देखने को मिल रहा है यह अभूतपूर्व है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जिस प्रकार की सुविधा प्राप्त हुई है, मेट्रो का एक नया संजाल बिछा है। यहां पे विस्तार से आपके सामने माननीय पुरी जी ने अपने भाषण में यहां पर अपने संवाद कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत किया। रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच में, उसका फर्स्ट फेज इसी जून महीने में तैयार होने वाला है। कितने आसानी से इस व्यवस्था को देश के अंदर क्रिएट किया गया। पोर्ट का निर्माण, नए नए पोर्ट बन रहे हैं, ड्राई पोर्ट बन रहे हैं, फ्लोटिंग जेटी का निर्माण करके वाटरवे का कैसे उपयोग किया जा सकता है। यूपी जैसा लैंड लॉक्ड स्टेट भी वाटरवे का लाभ ले रहा है। वाटरवे नंबर 1 हल्दिया से वाराणसी के बीच में कार्य क्रियाशील हो चुका है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्य हुए, एम्स बने। कोई सोचता था आजादी के बाद 70 वर्षों में मात्र 6 एम्स बने, आज 22 से अधिक एम्स का निर्माण भारत के अंदर हो चुका है। मेडिकल कॉलेजेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ पूरा देश जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, IIT, IIM उन सभी क्षेत्रों में बढ़ाए गए जिनके लिए कोई कल्पना नहीं करता था। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसने देश की आकांक्षाओं के अनुरूप भारत को, हर तबके के लोगों को
उनकी आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देने का कार्य किया। और चौथा इसका पक्ष है, वह है गरीब कल्याण का। आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत सरकार की एक एक योजना, हर एक काम देश के नाम गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। उसमें जाति नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, क्षेत्र नहीं, भाषा नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए ये योजनाएं आगे बढ़ती हैं। एक एक योजना जनधन अकाउंट से प्रारंभ हुई योजना कितना विस्तार लेती है। लोग सोचते थे देश के अंदर 45 करोड़ से अधिक ऐसे गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए, और मित्रों, जनधन अकाउंट के माध्यम से जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिला, यानी 48 करोड़ लोगों का देश के अंदर एक एक अकाउंट खोले गए। यानी इतने लोग ऐसे थे जिनके आजादी के बाद अपने स्वयं के अकाउंट बैंक में नहीं थे, और उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक लाभ लिया। उत्तर प्रदेश में 8.5 करोड़ से अधिक गरीबों के बैंक के अकाउंट खोले गए इस दौरान। जनधन अकाउंट का परिणाम है डिजिटल बैंकिंग और डीबीटी का लाभ आज हर व्यक्ति ले पा रहा है, और भ्रष्टाचार पर प्रहार का यह सबसे बड़ा माध्यम बना। यह सबसे बड़ा प्रहार का उसका लाभ मिला। दूसरा, एक एक स्कीम किस रूप में, यानी कोरोना कालखंड में तो इन जनधन अकाउंट का लाभ सर्वाधिक हर गरीब, हर किसान, हर श्रमिक ले आई ही। आपने देखा होगा कि कोरोना कालखंड के दौरान कैसे हम लोग इन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक एक क्लिक में 2,63,00,000 किसानों तक पीएम किसान योजना का लाभ उन तक पहुंच रहा था। एक क्लिक में 1,75,00,000 उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी उत्तर प्रदेश में हैं, उन लोगों तक उनको प्राप्त होने वाले सिलेंडर का दाम उनको प्राप्त हो रहा था। एक क्लिक में पेंशन के लाभार्थी, चाहे वह निराश्रित महिला पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो, उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा था। एक क्लिक में महिला लाभार्थियों को दी जाने वाली सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा था। ये सभी चीजें उस रूप में मिल रही थी, और एक एक योजना कैसे स्वावलंबन का आधार बनती है। खासतौर पर पीएम आवास योजना को अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर इन 9 वर्षों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मित्रों 54 लाख गरीबों को एक एक आवास योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। 54 लाख। पूरे देश के अंदर 3 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास अपने सिर ढकने के लिए आवास नहीं थे, और उनमें 54 लाख गरीबों को अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है। शौचालयों का निर्माण अगर आप देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन ने अभी आपने देखा होगा कि यहां पर माननीय केंद्रीय मंत्री जब अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहे थे, तो उन्होंने उस समय इस बात को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया था कि WHO की जो रिपोर्ट है वो क्या बताती है। स्वच्छ भारत मिशन के कारण 3 लाख लोगों की जान बची है, और स्वच्छ भारत मिशन का उत्तर प्रदेश के अंदर क्या परिणाम था। 2,61,00,000 गरीबों के तो शौचालय बनाए गए यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिसमें भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर 11,72,00,000 शौचालय बनाए, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 शौचालयों का निर्माण हुआ।
2,61,00,000 शौचालय और स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन का रूप लेने का परिणाम क्या था कि उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस की बीमारी 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मौतें अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी, जिसमें गोरखपुर, बस्ती कमिश्नरी, देवीपाटन कमिश्नरी ये प्रमुख रूप से इसकी चपेटे में थी। 40 वर्ष में 50,000 मौतें जिस बीमारी के कारण हुई हो, आज वह बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। यानी स्वच्छ भारत मिशन किस रूप में प्रभावी हुई है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर हर घर नल की योजना, क्या कोई कल्पना करता था कि मिशन मोड पर भी कोई एक कार्यक्रम अभियान चलेगा जिसमें हर परिवार को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में सरकार योगदान दे पाएगी। पहले तो पिक एंड चूज होता था, सबके लिए योजना बन जाए, ये कल्पना थी। पिछले 9 वर्ष के अंदर 11 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है और उत्तर प्रदेश में अब तक 1,18,00,000 घरों में नल से जल हम दे चुके हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर अभी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। लगभग हर राजस्व गांव की हमने मैपिंग कर ली है, उसकी डीपीआर बना ली है और उन सभी, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रों हो या शहरी क्षेत्रों हो, उनमें या तो घर घर नल की योजना लागू हो चुकी है या फिर लागू करने की तैयारियां उसमें युद्ध स्तर पर चल रही हैं। प्रदेश के अंदर प्रधान उज्ज्वला योजना में स्वस्थ ईंधन की जब हम बात करते हैं, पहले ईंधन के लिए व्यक्ति को भटकना पड़ता था। लकड़ी, गांव में लकड़ी ढूंढने के लिए जाते थे, गोबर के कंठों के लिए ढूंढने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता था। मिट्टी के तेल यानी केरोसिन और कोयले को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इनसे होने वाला प्रदूषण अलग, बरसात हो गई, भीग गया तो परिवार को भूखों रहना पड़ता था। स्वस्थ ईंधन की व्यवस्था पहली बार देश के अंदर, और जहां 9,60,00,000 परिवारों को देश के अंदर इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश में 1,75,00,000 परिवारों को इस सुविधा से लाभान्वित करने का काम भी किया गया। स्ट्रीट वेंडर कोई पूछता ही नहीं था। पटरी व्यवसायी, देश के अंदर अगर 34,45,00,000 स्ट्रीट वेंडर इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, तो मित्रों उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना से 11,94,000 स्ट्रीट वेंडर यानी पटरी, ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वाले लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना में, इस योजना के माध्यम से उन्हें ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य बैंकों से किया गया। पीएम स्वामित्व योजना, ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व से जुड़े हुए जो विवाद हुआ करते थे, कोई सोच ही नहीं सकता था कि इसके बारे में भी कभी उसको इस जमीन का मालिकाना अधिकार मिलेगा। लोग सोचते भी नहीं थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर हम 56 लाख परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना, जहां पे जिसका घर है उस जमीन का मालिकाना अधिकार भी घरौनी के माध्यम से उस परिवार को दे दिया गया है। और हमारा पूरा प्रयास है कि नवंबर 2023 तक हम उत्तर प्रदेश के हर उस ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम सभा की किसी भूमि पर जिसने आवास बनाया है, अगर रिजर्व कैटेगरी का नहीं है, तो हम उसे घरौनी उपलब्ध करवा करके उस जमीन का मालिकाना अधिकार उसको उपलब्ध करवा देंगे। उसके बाद वह उस जमीन के नाम पर लोन लेने का अधिकारी हो सकता है, अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए कोई ऋण ले सकता है। और पूरे देश के अंदर
यह एक मिशन मोड पर कार्यक्रम चल रहा है। इससे राजस्व के विवादों का, बहुत सारे विवादों का निस्तारण हुआ है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। आकांक्षात्मक जनपद अक्सर होता था देश के अंदर, जब नीति आयोग ने आकांक्षात्मक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के कुछ पैरामीटर तय किए और उसमें कुछ जनपदों को तय माना कि ये जनपद अभी भी विकास की दौड़ में पीछे रुक चुके हैं। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नया फंड नहीं देना है, मौजूदा जो आपका फंड है उसी से आपको कन्वर्जन के माध्यम से इन योजनाओं को आगे बढ़ाना है। और भारत सरकार और राज्य सरकारों को जब इस जिम्मेदारी दी गई, जिन आकांक्षात्मक जनपदों की प्रोग्रेस के बारे में भी यहां पर माननीय पुरी जी बता रहे थे, 117 में से 8 जनपद उत्तर प्रदेश के थे, जिनमें 4 नेपाल के से सटे हुए जनपद थे, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, और 4 जनपद चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट और फतेहपुर। ये 8 जनपद थे, जिन 8 जनपदों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित किया था और इनके पैरामीटर बहुत पीछे थे, इसमें सभी में बहुत पीछे थे। आज ये सभी देश यानी उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी आकांक्षात्मक जनपद सामान्य विकास की दर के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। वहां पर अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है और उत्तर प्रदेश ने अब 8 आकांक्षात्मक जनपदों की तर्ज पर, भारत सरकार ने 500 विकास खंडों को, उत्तर प्रदेश 100 विकास खंडों को उसी तर्ज पर आगे बढ़ाने की एक नई प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया है और उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए हैं। विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य, यह भी उत्तर प्रदेश और देश यानी देश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, उत्तर प्रदेश उसका सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर रहा है। मित्रों, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत में आपने देखा होगा कि देश के अंदर लगभग 50 करोड़ लोग, यानी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, 50 करोड़ लोग इससे कवरेज हो रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने गोल्डन कार्ड बनाए हैं, बहुत सारे लोग नहीं बना पाए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना से, चाहे वह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की हो या फिर उसी तर्ज पर हम लोगों ने जो कुछ छूटे हुए लोग थे उनके लिए भी योजना बनाई है, ये सभी मिलकर के लगभग 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, देश के अंदर इसका कवरेज जो लाभार्थी हैं 13 करोड़ 53 लाख हैं, तो उसमें से 1 करोड़ 46 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए भी जो सहायक उपकरण और पेंशन की सुविधा है, वह देश के अंदर 24,45,000 है, तो उसमें 2,76,000 उत्तर प्रदेश के अंदर लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। मित्रों, किसानों के बारे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उत्तर प्रदेश का किसान उससे सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है, क्योंकि 90% से अधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर लघु और सीमांत श्रेणी का है, छोटी जोत का है। उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी अगर भारत के अंदर 11 करोड़ इस योजना के लाभार्थी हैं, तो अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 63 लाख लाभार्थी हैं, जिन्हें अब तक पीएम किसान निधि के माध्यम से 55 करोड़ 55,800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में आ चुकी है।
इसमें 6,000 रुपये सालाना भारत सरकार प्रत्येक किसान को उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। ऐसे विभिन्न योजनाओं में एमएसपी का लाभ किसानों को प्राप्त हो, लागत का 1.5 गुना दाम किसान को उपलब्ध करवाने का कार्य है, या फिर अन्य वे तमाम योजनाएं जिसमें कृषि क्षेत्र हो या नारी सशक्तिकरण का कार्य हो, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सभी योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं ने नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो युवा पीढ़ी के लिए भी उन्हें मिशन रोजगार के साथ जोड़ने और मिशन रोजगार के माध्यम से उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य भी इन 9 वर्षों के अंदर तेजी से देखने को मिला है। आपने देखा होगा अनेक योजनाएं चली, पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंडअप की योजना, डिजिटल इंडिया की योजना, ये सभी योजनाएं हमारी युवाओं के उत्थान के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की योजना, स्किल मिशन से जुड़े हुए कार्यक्रम किस मजबूती के साथ देश के अंदर हुए हैं। अकेले पीएम कौशल विकास योजना में 1,37,00,000 लोग प्रशिक्षित हुए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना में हम लोग अब तक 16,86,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर चुके हैं। इसी प्रकार से देश के अंदर इस दौरान 390 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और उत्तर प्रदेश ने भी इस दौरान 10 से अधिक विश्वविद्यालय गवर्नमेंट सेक्टर में और निजी क्षेत्र में भी लगभग 27 विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग हम लोगों ने प्रशस्त किया है। प्रदेश के अंदर अगर हम अन्य क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। देश के अंदर एक बड़ी संख्या ऐसी है गांवों की जिन्हें ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब जहां पे डिजिटल इंडिया का लाभ गांवों के अंदर देखने को मिलेगा। ऑनलाइन उन्हें आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या फिर अपने खेत से जुड़े हुए, राजस्व से जुड़े हुए कोई भी डॉक्यूमेंट लेना हो, वह अपने गांव के ग्राम सचिवालय यानी पंचायत भवन से इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकता है। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है। उत्तर प्रदेश अब तक लगभग अपने 56,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा चुका है और ज्यादातर बन चुके हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी तैनाती वहां कर दी गई, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की भी तैनाती वहां कर दी गई, जो बैंकों का लेन देन का काम गांव में, हर गांव में बैंक, यह भी कार्यक्रम उसके साथ जुड़ा है। और साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर और इंटरनेट की सुविधा भी उन ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे ये सभी डॉक्यूमेंट किसी भी व्यक्ति को, गांव के किसी व्यक्ति को इसके लिए तहसील में, जिला मुख्यालय में या ब्लॉक में न जाना पड़े, गांव में ही इन सुविधाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो। देश के अंदर इस दौरान मेडिकल की सीट्स बढ़ी हैं। 14 से अब तक कुल यानी पिछले 9 वर्षों में देश के अंदर 69,663 मेडिकल की सीट नई जोड़ी गई हैं। नए मेडिकल कॉलेज में देश के अंदर, मैंने आपको पहले बताया कि हम आज 2 एम्स उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ भी उत्तर प्रदेश आज बढ़ चुका है। प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था के रूप में अभी यहां पर माननीय पुरी जी ने आपके सामने बताया कि भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी के साथ जिस रूप में भारत की विकास की दर है, यह दिखाता है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। व्यवसाय की सुगमता के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए
भारत की प्रोग्रेस दुनिया को निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में स्थापित करती है और इसमें भारत ने एक अच्छी रैंक यानी लगभग 79 रैंक की छलांग अकेले भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पिछले 9 वर्ष के दौरान लगाई है। उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आया है और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने इस दौरान देश के अंदर एक अच्छे निवेश के बेहतरीन स्थल के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। प्रदेश के अंदर देश के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा कार्य हुआ है। खासतौर पर अगर हम देखेंगे तो 2014 से पिछले 9 वर्षों में 3,28,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। हाईवे का निर्माण की गति 37 किलोमीटर प्रतिदिन प्रदेश के अंदर देश के अंदर देखने को मिली है। अमृत योजना के अंतर्गत भी जो शहरी क्षेत्रों में खासतौर पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और सीवर बिछाने की कार्रवाई शहरी क्षेत्रों में जो हो रही, इसमें अब तक 4,832 प्रोजेक्ट पूरे देश के अंदर संपन्न हुए हैं। सरकारी खरीद फरोख्त में पारदर्शिता आए, उस शुचिता और पारदर्शिता के लिए गवर्नमेंट ई पोर्टल का निर्माण किया गया। जेम पोर्टल में अगर आप देखेंगे देश के अंदर 3,90,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड खरीदारी अब तक जेम पोर्टल से हुई है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 33,583 करोड़ रुपए की खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से हुई है। यानी गवर्नमेंट ई मार्केट का पोर्टल है, सब कुछ उसमें उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप पूरे देश के अंदर कौन सी चीज कहां पे किस कंपनी से जुड़ा हुआ और उसके रेट क्या हैं, उसके माध्यम से आप उसके माध्यम से इस कार्यक्रम को आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं। डीबीटी के माध्यम से 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि देश के अंदर जहां आंतरित की गई है, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी 3.5 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आंतरित की गई है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से 5,47,000 कॉमन सर्विस सेंटर आज संचालित हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,44,000 कॉमन सर्विस सेंटर वर्तमान में क्रियाशील होकर के इन सेवाओं से आम जन को अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। और स्टार्टअप इंडिया में भी भारत की जो प्रोग्रेस है, विगत 9 वर्ष के अंदर 99,340 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं और प्रदेश में 9,451 स्टार्टअप यहां पर रजिस्टर्ड हुए हैं। ये एक नई प्रोग्रेस भारत की दिखाती है। विरासत का सम्मान हो, यह भी आपने इस दौरान देखा होगा। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण, केदारनाथ में केदारपुरी का निर्माण, महाकाल में महालोक का निर्माण, ये सभी किसी न किसी रूप में प्रत्येक भारतवासी को अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। पर्यावरण की संरक्षण के लिए भी अनेक योजनाएं इस दौरान भारत सरकार ने प्रारंभ की। जल संरक्षण के लिए चलाए गए अभियान हो, चाहे वह पीएम कुसुम योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, नमामि गंगे मिशन की सफलता आप सबके सामने है। 2019 में प्रयागराज कुंभ आयोजित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था और प्रयागराज कुंभ की सफलता नमामि गंगे परियोजना की सफलता के साथ जोड़ करके देखी जा सकती है। जिसने भी 2019 से पहले प्रयागराज में आकर के, मुझे 2013 का कुंभ याद है, जब 2013 में प्रयागराज में कुंभ था
और उस दौरान मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री वहां आए थे। वहां गंदगी देख करके हिम्मत नहीं हुई उनकी कि वे संगम में स्नान कर सके। बिना स्नान किए ही दूर से ही नमस्कार करते हुए निकल गए। लेकिन 2019 में फिर से प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर एक बड़े डेलीगेशन के साथ मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और प्रयागराज में मैंने उन्हें स्वयं आमंत्रित किया कि आप प्रयागराज में आए, वहां पे कुंभ का दर्शन करें। वे गए प्रयागराज में और प्रयागराज में आकर के न केवल उन्होंने कुंभ का दर्शन किया बल्कि संगम तट पर जाकर के जब लोग स्नान कर रहे थे वे अपने को रोक नहीं पाए। पूरा डेलीगेशन प्रयागराज संगम में स्नान किया था। ये नमामि गंगे परियोजना का परिणाम हम सब के सामने है। मित्रों, प्रत्येक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नया सेवा का, सुशासन का और गरीब कल्याण का एक मॉडल न केवल देश को दिया है बल्कि आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अहर्निश प्रयास से, इस विजनरी नेतृत्व से आज उनके प्रति आकर्षित है। विगत 9 वर्ष का जो समय है यह एक नए भारत का दर्शन करने का समय है और इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव के काल के मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को पंचप्रण के साथ जोड़ने का एक संकल्प भी दिलाया। पंचप्रण में उनका जो संकल्प रहा है कि हमें गुलामी के अंशों को पूरी तरह समाप्त करना है, लेकिन फिर आगे अन्य जो संकल्प उन्होंने उसके साथ जोड़ाए कि हमें विरासत का भी सम्मान करना है। और अंत में उन्होंने जो बात कही उसमें कि यह सभी संकल्प पूर्ति तभी होगी जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करेगा। यानी नागरिक कर्तव्यों का भी एहसास है, विरासत का सम्मान भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की उस कल्पना को, जिसमें जाति, मत, मजहब के आधार पर भेदभाव न हो, उस प्रकार का भाव भी है, लेकिन गुलामी के अंशों को भी समाप्त करने के एक संकल्प को लेकर के आगे बढ़ना है। एक स्वाभिमानी भारत, एक समर्थ भारत, एक सशक्त भारत, यही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है और उनके इस विजन के साथ पूरा भारत आज मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके यशस्वी नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत शीघ्र बनेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं उनके नेतृत्व में विगत 9 वर्षों में उपलब्ध हुई ये सफलताएं हर भारतवासियों को गौरवान्वित करने वाली है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की शासन और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनके यशस्वी नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित होकर के दुनिया को नेतृत्व प्रदान करेगा। एक बार फिर से मैं आप सभी, हमारे जितने भी माननीय संपादकगण आए हैं, मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण आए हैं, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का और आप अन्य सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज के कार्यक्रम के माध्यम से देश की सरकार ने जो 9 वर्ष में जन कल्याण के काम किए हैं उनकी चर्चा माननीय हरदीप पुरी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबके सम्मुख की है। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री हरदीप पुरी जी का
माननीय डिप्टी सीएम केशव जी का, ब्रजेश पाठक जी का, आदरणीय धर्मपाल जी का, और सभी अपने जो हमारे आमंत्रण पर आज इस मीडिया संवाद में हमारे सभी संपादकगण और सभी मीडिया जगत से जुड़े बंधु पधारे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उन्हें एक बार भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं। हम सब लोग भोजन करके जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।